ओके जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में, ऐसा ही है। जल्दी से बता दें कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। रिवोकेशन होता क्या है, कब ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ख़त्म हो सकती है। नोटिस बाय द ऑफर। ओके, इसमें क्या होता है सर? उसको नहीं होता कि लिमिट टाइम ये नहीं कि 5 डेज या इतने डेज में है, लेकिन जो ऑफरी है अगर वो टाइम में नहीं 5 डे का टाइम है, अगर ऑफर जो है वो 3rd डे पे उसको रिजेक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं नोटिस के लिए। ठीक है, और आसान अल्फाज में बता सकते हैं इसको, नोटिस ऑफ रिवोकेशन को छोड़ दें, पर्चे काले जो किए उनको छोड़ दें, ऐसे बताओ। उसकी एक्सेप्टेंस से पहले मैं क्या कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं अपनी दी हुई ऑफर को, यानी मैं वापस ले सकता हूं, ऐसा ही था। यस, और रिजेक्शन ऑफ ऑफर वो कौन करता है? ऑफरी करता है। क्या होता है उसमें? सर उसमें ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है टाइम से, मतलब सिंपल सी बात है ना यार, ऑफर ही मना कर दे कि मैं आपने जो मुझे ऑफर की है वो ऑफर मुझे सही नहीं लगी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऐसा ही है। यस, डेथ ऑफ एन ऑफरी। डेथ ऑफ एन ऑफरी क्या है? अगर ऑफरर की डेथ हो जाए। अभी आपने ऑफरी कहा ना? नहीं, ऑफरर। ऑफरर, ओके। अगर ऑफरी को ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं हुई और अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो ऑफर हो जाएगी, लेकिन अगर वो उसको कम्युनिकेट हो चुकी है तो ऑफर विथड्रॉ हो जाएगी। एक्सीलेंट, बात समझ आई? यस और नो? नहीं ली तो आप बताओ ऑफर की डेफिनेशन क्या है? पहली क्लास ली थी, बताओ। जो ऑफर करता है, गई भैंस पानी में। और रिवोकेशन ऑफ ऑफर डिपेंड करता है, उसका डेथ का भी डिपेंड करता है कि अगर जर्नल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जर्नल नेचर है या स्पेशल नेचर है? क्या था? जैसे अगर आपका लीगल नोटिस है और फिर ऑफरर की डेथ हो जाती है और ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तो फिर ये होता है कि उसके बिहाफ पे आप ऑफरर के बिहाफ पे फिर वो करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं, ऐसा ही था कुछ, है ना? और कोई चीज? काउंटर ऑफर। ऑफर के ऊपर जब ऑफर हो जाती है तो उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। काउंटर ऑफर एक्चुअली ओरिजिनल ऑफर का क्या होता है? रिजेक्शन होता है, इस वजह से इसे हम रिवोकेशन ऑफ ऑफर कहते हैं। डन हो गया? अब एक चीज है जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, इसी के अंदर लिखिएगा, ठीक है? पिछली क्लास में हमारा टाइम एंड हो गया था तो हमने यहां से छोड़ दी थी बातें। अपने पास लिखिएगा सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं लिखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये अवाम सही पब्लिक हॉलीडे बना रहे हैं, सब ऑनलाइन है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अब ना जरा इस चीज के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट डज दिस सब्सिक्वेंट मीन? सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में, यानी कि सर बाद में कोई चीज क्या हो जाएगी? इलीगल। इट मींस पहले कोई चीज लीगल होगी, बाद में कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी, यानी पहले कोई चीज पॉसिबल होगी, ऐसा ही है। तो सर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से पहले, यानी सर इनिशियली क्या होगा? इनिशियली इट इज पॉसिबल और लीगल, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में सर वो चीज क्या हो गई? इम्पॉसिबल या इलीगल, ऐसा ही है। अब सोचने की बात यह है कि सर अगर कोई चीज स्टार्ट में पॉसिबल हो या लीगल हो तो सर ऐसी चीज को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते होंगे,
कि सर ऐसी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता होगा? यस और नो? भाई अगर कोई चीज लीगल है, कोई चीज पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है या कोई चीज इलीगल है, इट मीन सर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो सर इस वक्त तक तो अगर मैंने कोई ऑफर की है तो ऑफर वैलिड होगी, लेकिन सर अगर बाद में कोई चीज इलीगल हो जाए तो वो ऑफर रहेगी या ऑफर खत्म हो जाएगी? ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ब्रदर बी ऑन टाइम, ठीक है? ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सर कोई एग्जांपल दे दें, कोई एग्जांपल दे दें। यहां पे आप एग्जांपल सुनिएगा, एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ लॉ। कानून बदल जाए, कानून बदल जाए कैसे? फर्ज करें पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री, फर्ज नहीं करना, ये एक्चुअल बात है। वैसे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अब सर पाकिस्तान के पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो सर हम अपने बना रहे होंगे और हम वो प्रोडक्ट्स हम क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे या हम बाहर भेज रहे होंगे। हमने क्या करना स्टार्ट किया कि सर हमने वो प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी। तो सर अब तक वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करना लीगल है या इलीगल है? लीगल, ऐसा ही है ना, लीगल है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैन लगा दे कि अब कोई भी शख्स, कोई भी बिजनेसमैन सर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता जो कि एग्रीकल्चर बेस करता हो, सर अब इंपोर्ट करना लीगल होगा या इलीगल? इलीगल, क्योंकि सर एक बार अगर किसी चीज पे बैन लग गया तो अब वो चीज क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी। तो सर इनिशियली तो वो ऑफर क्या थी? इंपोर्ट करने की जो ऑफर थी वो क्या थी? वैलिड थी, लीगल थी। लेकिन सर बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के चेंज होने के बाद वो ऑफर क्या हो गई? इलीगल हो गई। यानी इनिशियली वो चीज पॉसिबल थी, बाद में वो चीज इम्पॉसिबल हो गई। गॉट माय पॉइंट? लिखें अपने पास। पहले क्लास ली है आपने? सिटी क्या होता है? कहाँ? अच्छा, सही से तो बैठो, सही से बैठो। अच्छा जी, तो ये पहली बात समझ आती है कि सर लॉ के चेंज होने से पहले ऑफर क्या थी? वैलिड थी, लेकिन लॉ के चेंज होने के बाद वही ऑफर क्या हो गई? रिवोक्ड हो गई, वही ऑफर क्या हो गई? खत्म हो गई। डन? एक और एग्जांपल बताऊं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। आप 3 साल ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, 3 साल से पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब पहले कर सकते थे। तो पहले इस तरह की ऑफर्स क्या थी? वैलिड थी, लेकिन अब इस तरह की ऑफर्स क्या हो गई? इम्पॉसिबल हो गई, इलीगल हो गई। यस और नो? क्यों? मतलब क्या फायदा? एक क्लास के लिए आ रहे हैं, उसमें भी लेट पहुंचेंगे। हमेशा ना क्लास से अर्ली क्लास में बैठ जाया करें। इससे होगा क्या कि आप मेंटली प्रिपेयर होंगे पहले से कि यार मैं पहले से वो चीजें देख लूं, क्या क्या हुआ है पहले, आप पहले से रेडी होंगे। तो इसका मतलब कि सर कोई चीज इनिशियली पॉसिबल होगी तो वो ऑफर वैलिड होगी, और अगर कोई चीज सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गई तो वो ऑफर क्या हो जाएगी? वो ऑफर क्या हो जाएगी? इलीगल हो जाएगी। अब जरा एक और एग्जांपल समझ लें, एक और एग्जांपल समझ लें।
सर एक और एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। फर्ज करें दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी चल रही है दोस्ती। वैसे दोस्ती नहीं चल रही, लेकिन अब फर्ज करें कि इनके बीच में क्या चल रहा है, आपस में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, अमन चल रहा है, ठीक। अब हुआ ऐसा कि सर पाकिस्तान ने इंडिया से कहा कि आप हमें गुड्स भेजना। पाकिस्तान ने क्या कहा, आप हमें गुड्स भेज देना। आप हमें क्या भेजेंगे, गुड्स भेजेंगे, उसके बदले में हम आपको क्या भेज रहे होंगे, अमाउंट, पैसे भेजेंगे, ठीक। अब सर अब तक जब तक दोस्ती है, क्या सर तब तक ये ऑफर करना वैलिड होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो सर ये ऑफर क्या हो गई, वैलिड ऑफर। लेकिन सर अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आपस में जंग डिक्लेयर कर दी गई, दोनों कंट्रीज के बीच में अगर जंग डिक्लेयर कर दी गई, तो सर हम ये ऑफर अब भी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। सर क्या हम इनको पैसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। अगर हम इनको पैसे भेजेंगे तो वो यही पैसों का बारूद बना के हमारे मुंह पे मारेंगे, यस और नो। तो इसका मतलब कि सर वो ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी, ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों सर, इनिशियली जब तक दोस्ती थी तब तक कॉन्ट्रैक्ट करना क्या था, वैलिड था। लेकिन जब दोस्ती खत्म हो गई, जब दुश्मनी में बदल गई वो चीजें, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, यानी ऑफर क्या हो गई, रिवोक्ड हो गई। डन। ये मिले आप लोगों को, नोट्स मिल गए सबको? नहीं अभी जो भेजे ये नहीं लिए तुमने? आप लोगों ने नोट्स पास नहीं किए? तुम्हें नहीं मिला? तुम्हें भी नहीं मिला? और पिछले वाले नोट्स रखे हैं ना, पिछले वाले वो दीजिएगा। श्योर। अगर मैंने इंडिया से सामान ले लिया, हाँ पैसे नहीं दिया, जंग चले गए, हाँ तो पैसे दोगे या नहीं? नहीं दोगे ना यार, ऑब्वियस ही बात है भैया। जब कानून बोल रहा है सब खत्म हो गया तो खत्म हो गया। यही तो भाई, जब कानून बोल रहा है कि भैया जंग छिड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तुम बोलो नहीं मेरा ईमान मजबूत है, मैं दूंगा इनको पैसे, तो भाई खा ले फिर बम, अपना ही मुंह आगे करना, हम तो नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है ना यार, ठीक है। सबसे पहले वाले हैंडआउट पे आ जाएंगे, पास पेपर वाला नहीं, क्या वाला है ही नहीं। शेयरिंग कर लो किसी के साथ या किसी का नोट्स ले लो। सबसे पहले वाला हैंडआउट, ये पिछले वाला हैंडआउट आप लोगों के पास भी होगा। आपको कंप्लीट नोट्स मिल गए होंगे। तो हम हैं पेज नंबर 4 पे, ठीक है। पेज नंबर 4 पे आपको ये दिख रहा है, लेब्स ऑफ एन ऑफर लिखा हुआ ऊपर, लास्ट पेज पे, लेब्स ऑफ एन ऑफर। यस और नो? रीड करना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। यार रिवोकेशन का मतलब पता है? कौन रिवोक करता है?
ऑफरर। रिजेक्ट कौन करता है? ऑफरी। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम को किसने दिया वो होता है ऑफरर ने। सर उस टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस कौन नहीं करता? ऑफरी। तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सब कुछ पता है, रीड कर लेते हैं, आ जाओ चलो। रिवोकेशन के अंदर एन ऑफर में बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय दी ऑफरी। सर ऑफरी की एक्सेप्ट करने से पहले पहले मैं कभी भी क्या कर सकता हूं? अपनी ऑफर वापस ले सकता हूं। यस और नो? एक्सेप्ट, डन हो गया। फिर इसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बाय एन ऑफरी। सर कौन रिजेक्ट कर दे? ऑफरी रिजेक्ट कर दे। किस बात से रिजेक्ट कर दे? ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दे। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दी ऑफरी। एन ऑफर इज सेड टू बी रिजेक्टेड इफ द ऑफरी एक्सप्रेसली रिजेक्ट्स। अगर ऑफरी क्या कर दे? एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दे, वर्ड्स में रिजेक्ट कर दे, या सर लिख के रिजेक्ट कर दे, आपको बता दे कि मैंने आपकी ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो ऑफर क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। लैप्स ऑफ टाइम, वक्त का गुजर जाना, वक्त गुजर गया, ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। रीड करते हैं। एन ऑफर विल कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। मैंने बताया था दो बातें होंगी, या तो टाइम स्पेसिफाइड होगा यानी टाइम गिवन होगा, या टाइम गिवन नहीं होगा। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहली लाइन में व्हेन टाइम इज गिवन, कि सर ऑफर कब खत्म हो जाएगी? कि अगर वो गिवन टाइम के अंदर एक्सेप्ट ना की जाए और विद इन अ रीजनेबल टाइम। सर रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? रीजनेबल टाइम की बात कब आती है? जब टाइम पीरियड गिवन ना हो, तब हम किस पे देखते हैं कि सर एक रीजनेबल टाइम होगा, एक सफिशिएंट टाइम के अंदर हमें उस ऑफर को क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने उस सफिशिएंट टाइम के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट ना किया, ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसा ही था। आए when no time is specified, what is a reasonable time is a question of fact depending upon the person's subject matter and circumstances। बात की थी क्या? तीन बातें बताई थी। पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा ही था, याद आ रहा है? एक्सीलेंट। इसके बाद डेथ और इंसैनिटी। इंसान मींस पागल हो जाना। किसका? किसी का भी, किसी का भी, चाहे ऑफरर का, चाहे किसी थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम ही नहीं है, जब भी तो इसको थर्ड पार्टी बोल रहे हैं। यहां किसकी बात हो रही है? हम लोगों की। हम है ना कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज, बाकी कोई भी है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। वो कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट की हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है? डेथ हो जाए या इंसान हो जाए, ऑफरर या ऑफरी, एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफरर की। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करने से पहले उसकी नॉलेज में ये बात आ जानी चाहिए। सर नॉलेज पे अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि नॉलेज होना जरूरी है। अगर सर उस बंदे को पता ही नहीं है कि बंदे की डेथ हो गई है और वो एक्सेप्टेंस दे देता है, तो क्या सर ऑफर खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। ऑफर खत्म, याद आ रही है? डिटेल डिस्कशन हुई थी हमारी इस बारे में। एक्सेलेंट। इसके बाद एक एग्जांपल है, रीड करें इसको खुद। डन। अब जब भी कभी आप इस तरह का केस पढ़ेंगे ना, आप खुद से जरा काम करें अपना। मैं इस तरह की, ये आपने मुझे देखा है करते हुए। ए ने बी को पैसे दिए, ठीक है, बी ने इसकी गारंटी ली सी की, ये बंदा हो गया आपका क्रेडिटर, ये बंदा हो गया आपका डेटर। बनाएं जरा इस एग्जाम्पल को। सर ये क्यों बनवा रहे हैं आप? क्योंकि एग्जाम के अंदर ये इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होंगे, तो आप वो पैराग्राफ्स को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। आप एक बार अपने पास बस ये फिट कर लेना। ये यहां नहीं देखना, यहां आपने देखना है कि यहां लिखा हुआ क्या है। तीन पार्टीज हैं, कौन कौन? जेड, डी एंड वाई। यासिर। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है?
जैन भाई किससे कर रहे हैं? दाऊद से। और दाऊद से क्या कह रहे हैं कि भैया क्या आप क्रेडिट दे देंगे, उधार दे देंगे? किसको? यासिर को। किसकी गारंटी पे? जैन भाई की गारंटी पे, मेरी गारंटी पे। ये सुनो, करें जरा। आपका केस आपके पास आपकी 2 लाइंस में बना हुआ होगा पूरा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि सर मैं 2 लाइंस के अंदर यहाँ की 4 लाइनों को उठा के मैं 2 लाइंस में कैसे बना सकता हूँ अपने पास, ताकि मुझे बार बार एग्जाम में उसी क्वेश्चन को रीड करके अपना टाइम नहीं ज़ाया करना पड़े। एक बार पढ़ के भी समझ आ जाती है, 2 बार पढ़ के और समझ आ जाएगी, लेकिन उसी चीज़ को 2 बार पढ़ने के बाद भी चौथी बार भी पढ़ना, और क्या लिखा था और देख लूँ, और क्या लिखा था और देख लूँ, भूल जाओगे ना यार एग्जाम प्रेशर की वजह से। तो बार बार रीड नहीं करना आपको, ऐसे कर लेना। डी कौन था? क्रेडिटर, दाऊद। और क्रेडिटर का मतलब पता है? उधार देने वाला शख्स। क्रेडिटर कौन होता है? उधार देने वाला शख्स। और डेटर कौन होता है? जिसको उधार दिया जा रहा होता है। आपने याद रखना है, अक्सर और बेशतर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्रेडिटर कौन है और डेटर कौन है। तो आपको क्या याद रखना है? उधार देने वाला शख्स कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर उधार देने वाला, तो दूसरा जो बचेगा वो कौन है? डेटर। ऐसा ही है। तो सर क्रेडिटर कौन है? दाऊद उधार दे रहा है किसको? यासिर को। किसके कहने पे? जैन कौन है? सर श्योरिटी है, इसने श्योरिटी ली है। ये गारंटियर है, इसने गारंटी ली है। किसकी गारंटी ली है? यासिर की गारंटी ली है। किससे ली है वो गारंटी? दाऊद से गारंटी ली है। और सर इस बंदे ने इसकी गारंटी पे इसको पैसे दे दिए या देना स्टार्ट कर रहा है। अब सर ये बंदा मर गया, लेकिन इस बंदे को इस बात की खबर नहीं दी। ये बंदा उधार दे रहा है। सर क्या अब अगर यासिर पैसे ना दे, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर यासिर पैसे ना दे इसके, तो क्या सर दाऊद क्लेम कर सकता है जैन से? सर जैन तो मर गया, तो सर क्या जैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हमें नॉलेज अर्लियर हो जाती, केस नंबर 2, अगर जैन के मरने की अर्लियर नॉलेज इसको हो जाती और फिर भी ये पैसे देता, तो क्या सर अब जैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे? सवाल समझे या नहीं? रिपीट। सर अब तक तो ऐसा हुआ कि दाऊद भाई को जैन के मरने की खबर, और दाऊद भाई क्या कर रहे थे? उधार दे रहे थे। तो इसका मतलब कि सर जैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप क्या कर सकते हैं? बोलो ना, क्लेम कर सकते हैं। जैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए कि जैन के मरने की खबर दाऊद को उधार देने से पहले ही हो जाए, दाऊद को उधार देने से पहले ही जैन के मरने की खबर हो जाए, सर अब भी अगर दाऊद पैसे देगा, तो क्या सर जैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या सुनो, बात समझ आ गई है? एक्सीलेंट। रीड कर लो एक बार इसी चीज को। आपको नोट्स में ये एग्जांपल नहीं मिली, पेज नंबर 4 पे जाएं। ऊपर लिखा होगा एक हेडिंग लैप्स ऑफ एन ऑफर। लैप्स ऑफ एन ऑफर में चौथी हेडिंग पे जाएं, आपको सब मिल जाएगा। हाँ जी। सर अगर कोई चेक के थ्रू पेमेंट करता है, उसने अगर चेक दे दिया है, हाँ, तो एक दिन बाद का, ओके, और फिर न्यूज़ में जाती है उसकी डेथ हो गई, ओके, तो क्या फिर वो अमाउंट निकल? पेमेंट स्टॉप हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दाऊद ने इग्नोरेंस ऑफ दिस क्रेडिट, मतलब उसने खुद इग्नोर किया। इग्नोर नहीं किया, यहाँ मतलब यह है कि उसको नॉलेज नहीं मिली, मतलब वो इग्नोरेंट है इस बात के लिए, उसको पता ही नहीं लगा है। ठीक है भाई, पेमेंट स्टॉप हो सकती है ना, चेक स्टॉप हो सकते हैं। तो अगर वो पैसे नहीं निकले तब तक आप उस चेक को क्या कर सकते हैं? स्टॉप करा सकते हैं। यही सवाल था। एक्सेलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। यार अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या सर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या खत्म हो जाएगा? कौन सी एग्जांपल याद आ रही है? डॉक्टर वाली। और कोई एग्जांपल? सीवी वाली? नहीं? हाँ, ईमेल याद आ रहा है सर। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया लेटर के थ्रू ही आप मुझे ये काम करना,
मोड क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं सर, इसका मतलब फोन नहीं है या फोन मेरे पास होता नहीं है, मैं कहीं पे भूल गया हूं। कैसे नो? इसका मतलब कि सर ऐसी ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक्ड हो जाएगी अगर आप हमारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे। एन ऑफर कम्स टू एन एंड व्हेन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन। यस और नो? किसकी? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। मैंने ये कहा कि मैंने अगर कोई कंडीशन रखी और आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हमारे बीच में ऑफर खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे गुड्स भिजवाएंगे और गुड्स जो है वो आप ट्रांसपोर्टेशन आप बियर करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट से माल आएगा, पोर्ट से माल लेकर आप वेयर हाउस पे पहुंचाएंगे हमारे। ठीक है, ये क्या थी? ये मेरी कंडीशन थी। आप अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करें, आप पोर्ट पे माल छोड़ दें, आप कहें वहां से यहां तो पहुंचा दिया, अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बियर करोगे तो माल ले जाना, अदरवाइज माल नहीं ले जाना। इसका मतलब सर क्या ऑफर रहेगी या ऑफर खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं की। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे पे ऑर्डर के थ्रू पैसे दीजिएगा, आपने मुझे चेक बना दिए 5-5 लाख रुपए के 4। कंडीशन फुलफिल की या नहीं की? नहीं की, क्योंकि पे ऑर्डर ज्यादा रिलायबल, ज्यादा सिक्योर है। हम जब जाएंगे ना अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे तो हम उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो इट मींस मैंने आपको जो कंडीशन बताई आपने वो फुलफिल नहीं की तो ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक्ड हो जाएगी। ये एग्जांपल्स भी लिख लो ना, लिखो ना अपने पास, ये भी लिख लो कि भैया हमने आपको कहा था कि आप पेमेंट कीजिएगा पे ऑर्डर के थ्रू और आपने क्या कर दिया? आपने हमें चेक दे दिए। जब आप चेक दे देंगे इसका मतलब हमने जो कंडीशन बताई आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की। एक्सीलेंट। मिसाल आपको मिल गया ये? समझ आ गई बात? गुड। अभी बात ही नहीं करी हमने, करेंगे, अभी रीड करेंगे ना, करेंगे, क्योंकि वो लोग घूम जाएंगे एकदम से ना लिखते हुए, वो अलग बेचारे माहौल में चले जाएंगे। बोले इतनी गर्मी से अंटार्कटिका में कैसे चले गए? तो डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाएगा ना। कोई सवाल अप टिल नाउ? कोई नहीं ना? गुड। काउंटर ऑफर याद आ रहा है? क्या था? ऑफर के ऊपर ऑफर करना, ऐसा ही था। अब सर ऑफर में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। ऐसा क्या? मैंने आपसे कहा यार बिजनेस लॉ पढ़ लेते ना, आपने कहा नहीं कॉस्टिंग पढ़ेंगे। इसका मतलब सर आप क्या कर रहे हैं? काउंटर ऑफर कर रहे हैं, यानी आपने मेरी ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अक्सर बेशर ये कंबाइन स्टडी में होता है ना, यार पढ़ लेते ना, दूसरा बोलता है नहीं सुट्टा लगाते हैं। तो ये क्या है? काउंटर ऑफर। यस और नो? रोज है ना? गुड। चलो हाँ, तो काउंटर ऑफर के बारे में आप कोई सवाल कर रहे थे ब्रदर? सिंपल, अंग्रेजी पढ़ लो। एन ऑफर कम्स टू एन इफ द काउंटर ऑफर इज मेड। यस। इसके बाद सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर डिस्ट्रक्शन के ऊपर हमने बात नहीं की, डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें। जल्दी से सुनो, यहां देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर हो, जिसके बारे में हम लोग डील कर रहे हो, वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए। जिस चीज के बारे में दो लोग डील कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ठीक है, फर्ज करें दो लोग हैं ए बी,
मिस्टर ए के पास एक कार है, ठीक। ए ने बोला मैं आपको ये कार बेचना चाहता हूं। बी ने क्या बोला, ठीक है यार, मैं सिर्फ एक बार ये कार देख लूं, इंस्पेक्शन कर लूं, और इंस्पेक्शन करने के बाद अगर मुझे ये कार समझ आएगी तो मैं आपसे खरीद लूंगा। पैसे वैसे सबको डील हो गया, हमारे समझने का मतलब अभी कुछ और है, ठीक है। हुआ ऐसा, ए ने कहा ठीक हो गया, डन। आप एक काम करो, आप हमारे पार्किंग एरिया में आ जाओ। इसने कहा अभी तो मैं ऑफिस में हूं, मैं शाम में फ्री होते ही आपके पार्किंग एरिया में आ जाऊंगा। ए ने क्या बोला, गुड हो गया, शाम में मैं भी ऑफिस से आ जाऊंगा, तो मैं आपको पार्किंग एरिया में ले जाके आपको कार दिखा दूंगा, टेस्ट ड्राइव भी ले लेना, कोई मसला ही नहीं। इसके बाद आपको सही लगे तो कार खरीदना, कार सही नहीं लगे तो मना कर देना। ये दोनों जब शाम में पार्किंग एरिया में पहुंचे तो पता लगा वहां तो कार ही नहीं थी, कार ही नहीं थी। हालात का तकाजा है ना, महंगाई हो गई, कार गायब हो गई। अब सर क्या जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में दोनों पार्टीज डील कर रही थी वो उस वक्त तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में डील करना पॉसिबल था क्योंकि कार थी, लेकिन अब उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में डील करना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि सर अब वो कार रही ही नहीं, अब वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यस और नो? फर्ज कर लें कि सर हमने आपसे कहा कि वेयरहाउस के अंदर माल रखा हुआ है, आपने कहा ठीक है हम माल देखना चाहते हैं, किस तरह का है, क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है। वो सारा का सारा जब आप देखने आए माल क्या हो गया था, जल गया था। तो इसका मतलब सर उस वक्त उस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना क्या था, वैलिड था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब आप उसके बारे में डील नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज रही ही नहीं। डन? फर्ज कर लें ए और बी ने बोला हमें आपस में एक दूसरे से शादी करनी है, दोनों की शादी सब कुछ डन हो गया, बी मर गया। औरतें लंबा जीती हैं। बी मर गया भाई। अब जब मिस्टर बी जब मर गया, मिस्टर बी जब मर गया तो सर इसका मतलब कि क्या सर सब्जेक्ट मैटर जिस चीज के बारे में डील हो रहा था वो सब्जेक्ट मैटर रहा या नहीं रहा? जब सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। क्या ऑफर रहेगी? नहीं रहेगी, ऑफर भी खत्म हो जाएगी। जब कार नहीं रही तो ऑफर भी क्या हो गई, खत्म। जब बंदा नहीं रहा तो ऑफर भी खत्म। ये सुनो, लिखना अपने पास। जैसे क्या लेंगे, खरीदेंगे। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से। कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे डिस्ट्रॉय होता है? वैसे अभी मैं एक बार बताऊं, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट के डिस्ट्रक्शन पे आएंगे। एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, हम उसके बारे में बातें करेंगे। वैसे अभी हम सिर्फ ऑफर की बात करें कि ऑफर रहेगी या ऑफर नहीं रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो तो वो ऑफर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं भाई। आप ये सोचो कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो उससे पहले की जितनी भी चीजें होंगी वो रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? मेन चीज अगर खत्म हो जाए तो सारे कमिटमेंट्स रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? भाई फर्ज करें ए ने बी से कहा हम शादी करेंगे, अब इससे पहले के शादी करने के बाद घुमाएंगे फिराएंगे, सारे कमिटमेंट्स क्या हो गए, खत्म। जब मेन कमिटमेंट खत्म हो गया तो बाकी सारे कमिटमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिगर कमिटमेंट, ऑफर सिर्फ इनिशिएट है। ओके, यहां तक बात समझ आ गई है? रीड करने में कोई मसला तो नहीं आया? पक्की बात है, कोई मसला नहीं है ना? जल्दी से रीड करें आखिरी वाली हेडिंग, शाबाश, जल्दी से जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। नहीं, काउंटर ऑफर नहीं, सिर्फ रिजेक्शन बाय एन ऑफरी। क्या ऑफरी रिजेक्ट कर सकता है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, इसके बारे में बताना है। नहीं, वो भी अलग है, वो लैप्स ऑफ एन ऑफर में आ जाएगा, लैप्स ऑफ टाइम में आ जाएगा कि टाइम खत्म हो गया,
within a specified time. हाँ, तो वो लैप्स ऑफ टाइम में आ जाएगा ना, कि लैप्स ऑफ टाइम में हम दो बातें करते थे कि यहाँ तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा, पीरियड गिवन था उसी टाइम। लेकिन हम रिजेक्शन बाय एन ऑफरी की बात कर रहे हैं। आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहे हैं? बताएं बताएं बताएं, क्या बता रहे हैं? सर टाइम पीरियड गिवन था, ऑफर ने टाइम पीरियड दिया, तो ऑफरी ने उस विद इन टाइम पीरियड ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो वो रिजेक्शन बाय एन ऑफरी हो जाएगा। ओके, कह रहे हैं भाई टाइम पीरियड दिया हुआ था, उस टाइम पीरियड के अंदर ही उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। गुड, एक्सीलेंट। और किसी ने कुछ लिखा है भाई? When an offeree does not accept the proposal proposed by an offerer, might be in words or by speech. Excellent, good, माशाल्लाह। ठीक है, अब एक चीज के बारे में हम समझने जा रहे हैं। एक है ऑफर और एक है इनविटेशन टू एन ऑफर। वन इज ऑफर और अदर वन इज इनविटेशन टू एन ऑफर। अब अपने मुंह आपने ऊपर कर लेने और सिर्फ यहां पे देखना है। ऑफर क्या है और इनविटेशन टू ऑफर क्या है? देखो, ऑफर स्ट्रेट अवे सर एक डेफिनेट सी चीज है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, लेकिन उस ऑफर के अगेंस्ट में मैं चाहता क्या हूं कि या तो आप अपनी कंसेंट में एक्सेप्टेंस दे दें या आप रिजेक्शन दे दें। डेफिनेट है, बहुत ही क्लियर है। ऑफर का मकसद क्या है? बहुत ही क्लियर है, ऐसा ही है। लेकिन सर इनविटेशन टू एन ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर का क्या मतलब है? कि सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप ऑफर दें। आई एम इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। यानी कि सर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का इनविटेशन दे रहा हूंगा और उस इनविटेशन के ऊपर आप अपनी ऑफर देंगे और मैं उसके अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस दूंगा। नहीं समझे? इतनी सी बात समझ आती है कि सर ऑफर क्या है? ऑफर एक बहुत ही डेफिनेट सी चीज है। डेफिनेट सी चीज कैसे है? कि सर यहां पर जो बंदा ऑफर कर रहा होगा वो आपकी कंसेंट डायरेक्टली चाहता होगा, क्या? या तो हां या ना। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में सर मुझे आपकी हां या ना की कंसेंट नहीं चाहिए, मुझे आपसे ऑफर चाहिए और उस ऑफर के बदले में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कबूल करता हूं उस ऑफर को या नहीं करता। समझ आती बात? समझो। एग्जाम्पल समझते हैं। ऑक्शन सेल। डू यू नो व्हाट इज ऑक्शन मीन्स? नीलामी। नीलामी के अंदर सर ऑफर दी जाती है, ऑफर थ्रू बिड। बिड का वर्ड सुना है? बोली। तो इसका मतलब कि सर ऑक्शन सेल के अंदर होता क्या है कि सामने वाला बंदा बिड दे रहा होता है। अब इसका प्रोसीजर समझते हैं। फर्ज करें मैंने आपसे कहा कि यार यहां पर एक ऑक्शन होने वाली है और हम आप सबको जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहां पे आ सकते हैं। ये मैंने क्या किया? आपको इनवाइट किया। अब उस इनविटेशन के ऊपर आप तमाम लोग आ गए, आप तमाम लोग उस इनविटेशन के ऊपर आए और मैं बेच क्या रहा हूं? मैं बेच रहा हूं ये लैपटॉप। मैंने आपसे कहा कि मिनिमम ये लैपटॉप की प्राइस जो स्टार्ट होगी वो 5,000 रुपए से होगी। अब आपने बोली लगाना स्टार्ट की 6,000, भाई ने बोला 7,000, मैं बोला 9,000, उसने बोला 12,000, मैंने बोला 12,001, 12,002, भाई बोले नहीं 15,000, मैं बोला 15,000, बोला 16,000। इसका मतलब मैं 16,001, 2, 16,003। इसका मतलब कि सर मैंने आपको इनवाइट किया था ऑक्शन के लिए, ऑफर किसने दी?
आप लोगों ने ऑफर दिए ना, 10,000, 12,000, 15,000, ये क्या कर रहे थे? ये आप ऑफर दे रहे हैं थ्रू बिड, बोली लगा रहे हैं आप। और सर मैंने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाहूं तो उस ऑफर को क्या कर सकता हूं? रिजेक्ट भी तो कर सकता हूं। तो इसका मतलब कि सर ऑक्शन सेल एक एग्जाम्पल है किसकी? इनविटेशन टू एन ऑफर की। क्योंकि ऑक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ऑफर नहीं कर रहे होते। याद रख लो, हमारा मकसद यहां पे ऑफर करना नहीं है, हमारा मकसद आपसे ऑफर रिसीव करना है। डन? एक मिनट ना, बताओ इतनी सी बात समझ आई है? सवाल फोबिया, इतनी सी बात समझ आई है? डन, लिख लो इस बात को अपने पास। सही से तो बैठ, तो कौन है यहाँ का बॉस है क्या? नहीं तू पूछ, लेकिन बैठ तो सही से। ओके, ये लिख लें अपने पास, फिर हम मजीद डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो इनविटेशन टू एन ऑफर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? इनवाइट करते हैं, और हम चाहते क्या है कि आपसे आप अपनी ऑफर दें, और हम उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ऐसा ही था। करते हैं, अभी बात करते हैं, सब बता रहा हूं। इनविटेशन टू ऑफर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी। अब जरा यहां देखें, आपसे एक सवाल है मेरा। एक कंट्री है पाकिस्तान, और एक कंट्री है जर्मनी। ये सवाल आप लोगों से है, ठीक है? इसका जवाब आपने देना है, तो आपने अटेंटिव भी रहना है। अब जर्मनी वालों ने न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट तरीकों से ये बताया कि हम ऑक्शन करने जा रहे हैं किसकी? हम जर्मन वुड की। किसकी ऑक्शन कर रहे हैं? ये बात आपको पता है कि जर्मन वुड जो है वो बहुत ही महंगी वुड कहलाती है, ठीक? अब सर जर्मन वुड की ऑक्शन हो रही है, ये पाकिस्तानी बंदा है और ये काम करता है फर्नीचर का। इसका मतलब फर्नीचर का एक्चुअल ताल्लुक वुड से है। तो इसने कहा कि यार दादा चलते हैं जर्मनी। ये बंदे ने क्या सोचा? कहां चलते हैं? जर्मनी। सर ये ऑक्शन होनी है, फर्ज करें 13/5/23 को। कब होनी है? 13 तारीख को। इस बंदे ने कहा कि ठीक है यार, मैं इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वहां पर पहुंचता हूं। ये यहां से निकल गया 8/5/23 को, और इसने कहा वहीं पे जाके अपने रिजर्वेशन करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, खाएंगे पिएंगे भी है। ये बंदा यहां से 8 तारीख को निकल गया। इसने रिटर्न टिकट करवाई होगी, यस और नो? इसने फूड एक्सपेंसेस किए होंगे, रहने के एक्सपेंसेस किए होंगे, इंटरनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे,
सारी चीजें की, शॉपिंग भी की, सब हुआ ये कि सर ये बंदा पहुंच गया यहां पर जर्मनी के, कब पहुंचा ये, फर्ज कर लें 9/5/23 को ये बंदा जर्मनी पहुंच गया। 10/5/23 को ये जो ऑक्शन होनी थी, ये ऑक्शन हो गई कैंसिल। ऑक्शन क्या हो गई, कैंसिल। जब ये ऑक्शन कैंसिल हुई, ये बंदा तो सर पकड़ के बैठ गया, बोला यार अब करें क्या, मैं तो खालिसतन जर्मनी आया किस वजह से था, इस वुड की ऑक्शन को अटेंड करने, और मुझे तो यहां से वुड खरीदनी थी, लेकिन मेरा तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, इन्होंने तो ऑक्शन ही कैंसिल कर दी। पहला सवाल आपसे यह है कि सर ये जो जर्मन कंपनी है, इसने इनविटेशन किया था, आपको इनवाइट किया था या आपको ऑफर की थी, इनवाइट किया था। डिफरेंस है इनविटेशन में और ऑफर में, ठीक हो गया। इस पाकिस्तानी बंदे ने इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया। किस बात का केस कर दिया, कि मैं अपने घर से अपना कारोबार छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के, घर वर छोड़ के मैं यहां पे आया, मैंने टिकट्स के पैसे खर्च किए, फूड के पैसे, रहने के पैसे, इंटरनल ट्रैवलिंग के पैसे, शॉपिंग के पैसे, मैंने सब यहां पे खर्च किए, और इन्होंने यहां पे कैंसिल कर दी। आप इनसे मुझे ये तमाम एक्सपेंसेस दिलवा दो, आप इनसे मुझे ये तमाम एक्सपेंसेस दिलवा दो। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या सर पाकिस्तानी बंदा जर्मन कंपनी से ये एक्सपेंसेस के लिए केस कर सकता है या क्लेम कर सकता है वो पैसे, या नहीं कर सकता, कर सकता है या नहीं, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सर ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। हमने आपको सिर्फ इनवाइट किया था, आपने ऑफर थोड़ी की है, आपने ऑफर थोड़ी की है। आप तो हमारे इनविटेशन के ऊपर कोई भी बंदा आ जाए। सर अब हमारे दिमाग में सवाल ये भी पैदा होता है कि सर ये जो बंदा था, इस बंदे को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई एक्सपेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई भी एक्सपेंस नहीं मिलेगा। सर लेकिन कुछ लोग 2 नंबर किस्म के भी तो होंगे ना, वो क्या करेंगे, जिनका दिमाग ज्यादा चलता होगा, वो क्या करेंगे, किसी भी कंट्री में चले गए घूमने, बोला घूमने तो जाना ही है, वहां ऑक्शन भी हो रही है, चलो देख लेंगे। अब वो ऑक्शन कैंसिल हो जाएगी, तो जितने भी वहां पे ट्रैवलर्स आए होंगे ना, वो तमाम के तमाम लोग उनसे क्लेम कर लेंगे कि हम आई ऑक्शन के लिए थे, आप हम सबको पैसे दो। तो इसी वजह से लॉ ने क्या कह दिया कि सर आप इस तरह से किसी भी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये जस्ट एन इनविटेशन है, ये ऑफर नहीं है, ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम ये खरीद रहे हैं। ये आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, आने के बाद जो आप बिड देंगे वो ऑफर होगी, और हमारी तरफ से क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन था। तो इसका मतलब सर आप हम पर ये केस नहीं कर सकते। किस चीज के लिए, सर इन तमाम एक्सपेंसेस के लिए आप हम पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। गॉट में पॉइंट लिख रहे हैं अपने पास। एक सवाल पूछूं और कॉमन सेंस का, फर्स्ट करें आई एम सेलिंग दिस मार्कर, ठीक है, और आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे पूछा ये मार्कर कितने का है, मैंने कहा 100 रुपए का। मैंने क्या कहा, आपने कहा ये मार्कर पैक कर दें। क्या मेरा आपको बताना ऑफर है या जस्ट एन इंक्वायरी था, आपके सवाल का रिस्पांस था? सवाल नहीं समझे, रिपीट। वैशाली आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे क्या कहा, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, यहां रखा हुआ है। आपने मुझसे कहा यार ये मार्कर कितने का है, आपने क्या पूछा, मार्कर कितने का है,
ये आपकी तरफ से क्या है? इंक्वायरी है ना, एक क्वेश्चन है। मैंने कहा 100 रुपए का, आपने क्या पैक कर दो सारे। मैंने कहा बेचने के नहीं है सर। इसका मतलब कि क्या हमारे बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई है क्या? नहीं। क्या सर मेरा ये कहना कि ये 100 रुपए का है, तो क्या मैंने आपको ऑफर की है कि मैं ये 100 रुपए में बेच रहा हूं? सर ये आपकी इंक्वायरी के अगेंस्ट में मेरा रिस्पॉन्स था, या मेरा रिप्लाई था, या मेरा जवाब था। ये ऑफर नहीं थी। बात समझ आ रही है? तो ऑफर में और इंक्वायरी में भी फर्क है। एग्जामिनर ने आपसे पास्ट पेपर में एक सवाल पूछा है, एग्जामिनर ने आपसे पास्ट पेपर में एक सवाल पूछा है, उसने इंक्वायरी की एक बंदे ने कि कितने का है, हमने बता दिया इतने का है। तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको बेचने का है। हमने ऑफर थोड़ी की है, हमने तो आपकी इंक्वायरी के अगेंस्ट में रिप्लाई किया है, रिस्पॉन्स किया है, जवाब दिया है। तो ये ऑफर नहीं है, लिख लें अपने पास। क्या? हाँ, लेकिन हर चीज बेचने की थोड़ी है। अगर मैं इतनी सारी चीजें रख के बैठा हूँ, आपने बोला कितने की है, मैंने बोला इतने की है, आपने बोला दे दो, मैंने बोला है ही नहीं देने की। फर्ज कर लो, फर्ज कर लो। हाँ, शॉप पे क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, मतलब हर चीज तो नहीं है ना। एनीवेज आप समझ लो, समझ लो। भाई को सवाल का है ज्यादा, भाई लिखने पे ध्यान नहीं देते। अच्छा गुड। तो ये इसका टाइम बचता है, तो बोला क्या करूं, बोला यार चलो इसकी लेते हैं। अच्छा समझ भाई, देखो सवाल सिर्फ ये है कि आपने मुझसे कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। आप आए और आपने एक इंक्वायरी की कि ये चीज कितने की है, मैंने आपसे कहा इतने की है। मेरा ये बताना इतने की है, क्या ये ऑफर हो गई? नहीं ना, ये इंक्वायरी का रिस्पॉन्स हो गया। आपने मुझसे कहा 100 रुपए की है, तो ये 5 पैक कर दो। ये आपकी तरफ से ऑफर है, मेरी तरफ से सिर्फ रिस्पॉन्स था। बस समझ आ रही है? यहां 4 चीजें हुई हैं। पहले हुई इंक्वायरी, इंक्वायरी ए से बी को हुई, बी से ए को आया रिस्पॉन्स। ए ने कहा आप मुझे ये पैक ऑफ 5 दे दें, पैक ऑफ 5 आप ये मुझे दे दें। अब ये आपकी तरफ से यानी ए की तरफ से बी को क्या है? ऑफर। ऑफर यहां से हुई है, यहां से ऑफर नहीं हुई कि बी ने एक ऑफर किया कि 100 रुपए की है। ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ रिस्पॉन्स था। अब आ रही बात समझ क्या? नहीं, यही सवाल था आपका, ठीक है। अब आंसर कौन देगा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं या मैं नहीं? समझे? डन, लिख लो। जी बिल्कुल, बी की तरफ से रिस्पांस हुआ। आप ये देखें, एक है नंबर 1 जो इंक्वायरी हुई, एक है नंबर 2 जो कि रिस्पांस आया, फिर है नंबर 3, और ये नंबर 3 ऑफर है, और ये नंबर 4 जो है ये आंसर है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वाला। बात समझ आ गई? ये पहली चीज है इनविटेशन टू ऑफर की। इनविटेशन टू ऑफर को समझने के लिए एक और बात अपने पास लिखेगा, और वो क्या है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स।
सर डिस्प्ले ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? अगर आप ये देखें, आप यहां से किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, और फर्ज कर लें आप लकी वन में गए। अब लकी वन के अंदर सर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है। आपने उस शॉप में देखा कि सर एक स्टैचू लगा हुआ है, उसके ऊपर डिफरेंट ड्रेसेस लगे हुए हैं, बैग्स लगे हुए हैं, शूज लगे हुए हैं, डिफरेंट चीजें लगी हुई हैं। सर क्या मैं इसको डिस्प्ले कह सकता हूं? पहली बात, इन्होंने ये डिस्प्ले लगाया क्यों है? आपको दिखाने के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मुझे इनवाइट कर रहे हैं ये लोग अपने डिस्प्ले से? इतनी लाइटिंग क्यों की हुई है? मुझे इनवाइट करने के लिए, वरना अंधेरा रखते ना यार। अगर मुझे बुलाना ही नहीं था, मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करना, तो भैया अंधेरा रखो। इतनी रोशनी क्यों की है? आप आओ। तो ये क्या है? इनविटेशन। मैं वहां पर जाता हूं और मैं इनसे कहता हूं कि मैंने ये शूज खरीदने हैं। ये मेरी तरफ से क्या हुई? वो या तो एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दें, कहें यार ये शूज आपकी साइज के नहीं है, या वो आपसे ये कह दें कि यार ये हमारे पास सिर्फ सैंपल का रखा हुआ है, 2 दिन बाद आ जाएगा, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यस और नो? तो इसका मतलब चाहे तो वो लोग एक्सेप्ट करें, चाहे तो वो लोग मना कर दें। इसे हम डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। कि सर अगर चीजों का डिस्प्ले हुआ है तो वो डिस्प्ले क्यों हुआ है? ताकि सर आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, हम आपको ऑफर नहीं कर रहे, ऑफर आप आकर करेंगे। डन? लिख लें अपने पास। हाँ अच्छा, यही चीज पूछ रहे थे। अभी सब समझ आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ना अपने पास सारे सवालात लिख लो, आपको एट लास्ट सब कुछ इंशाल्लाह पता लग जाएगा। इंक्वायरी वाली बात मैंने ये बताई थी कि मिस्टर ए ने इंक्वायरी की मिस्टर बी से कि ये प्रोडक्ट कितने का है। बी ने कहा कि ये प्रोडक्ट 100 रुपए का है। इसका मतलब ये सिर्फ इंक्वायरी का रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन मिस्टर ए ने इससे कहा मिस्टर बी से कि ये पैक ऑफ 5 जो है ये आप पैक कर दें, ठीक है, ये आप मुझे दे दें। ये इसका मतलब ए की तरफ से अब ऑफर हुई है और बी की तरफ से अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार एक शॉप के अंदर वेपन्स बेचे जा रहे हैं, वेपन्स, डेडली वेपन्स जो होते हैं वो बेचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बंद कर दूं? यार ये डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा चलो सुनो, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, एक शॉप पे वेपन्स बेचे जा रहे हैं। अब एक औरत ने देखा, भाई ये तो वेपन्स बेच रहे हैं, इनके ऊपर तो केस कर देंगे। वो गई और उसने जाकर कोर्ट में इनके ऊपर केस कर दिया कि ये लोग डेडली वेपन्स बेचने के लिए मुझे ऑफर कर रहे हैं। तो वो शॉपकीपर जो था वो केस जीत गया। और वो क्या कहता है
कि हम डेडली वेपन्स आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास चीजें हैं, तो आप आके ऑफर करें। हमारी मर्जी है कि हम उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं? इसका मतलब कि सर ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या था, ये सिर्फ इनविटेशन था, ये हमारी तरफ से दिया जाने वाला आपको ऑफर नहीं था। गॉट मी पॉइंट? लिख लें अपने पास। अगर यहां तक साथ हैं तो फिर आप अपने पास एक और बात लिखेंगे इनविटेशन टू ऑफर को समझने के लिए, एडवर्टाइजमेंट। सर आपने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं टेलीविजन के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर, पैम्फलेट्स के ऊपर, प्रोस्पेक्टस के ऊपर, यस और नो? सर क्या वो इनविटेशन टू ऑफर होता है या ऑफर होता है? इनविटेशन टू ऑफर। आप अगर देखते हैं यार, पिज्जा हट की एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है टेलीविजन में, और वो यूं पिज्जा उठाते हैं, आपको चीज दिखती है, इसका मतलब भैया हम क्या आपके घर पे आ गए, आप बोलो भैया एक्सेप्टेड? नहीं ना, हम आपको सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं कि देखो इस तरह की होगी चीजें, आओ हमारे पास और हमें आकर ऑफर करो। क्या सुनो? अब सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दे रहा होगा। इसी तरह आप देखते हैं यार, एक एडवर्टाइजमेंट चली है स्टिंग की। स्टिंग की एडवर्टाइजमेंट आपको क्या कर रही है? इनवाइट कर रही है कि आओ और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को जाकर ऑफर करो। आप वहां पे जाते हैं और आप उनको क्या करते हैं, उस शॉपकीपर को, उस रिप्रेजेंटेटिव को, स्प्राइट के या स्टिंग के, आप उसे क्या कर रहे होते हैं, आप उन्हें ऑफर करते हैं, और सर वो आपकी ऑफर के जवाब में या तो अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं या अपनी रिजेक्शन देते हैं। बातें आ रही है समझ में? इसका मतलब कि सर एडवर्टाइजमेंट भी एक्चुअल मायनों में क्या है, इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। आई बात समझ? लिखो। लिखो लिखो। लिख लिया एडवर्टाइजमेंट वाली बात? डन? तो सर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, चाहे बिलबोर्ड्स पे, आपने कभी देखा है सिनेमा की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं कि ये वाली फिल्म लॉन्च होने वाली है, ये वाली फिल्म रिलीज हो गई है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है। और आप वहां पे टिकट काउंटर पे जाके आप ऑफर करते हैं कि मुझे आप 50 टिकट दे दें, 10 टिकट दे दें, 5 टिकट दे दें, 2 टिकट दे दें, ये आपकी तरफ से ऑफर होती है, और वो सामने वाला बंदा उसके अगेंस्ट में आपको एक्सेप्टेंस देता है या रिजेक्शन देता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझ आ गया कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। जो बंदा एडवर्टाइजमेंट देखता है, अगर उसको आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती है तो वो आपको आके उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा होता है, ऑफर करता है, और आप उसके अगेंस्ट में उसे क्या कर रहे होते हैं, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देते हैं। ठीक, इसके बाद सर क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अक्सर व बेशतर आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी, कार्स के पीछे, बैंगलोस के ऊपर या उस पे लिखा हुआ होता है कार फॉर सेल, बैंगलो फॉर रेंट, देखा है? और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होता है सर, और वो कार जा रही है, कार जा रही है और पीछे लिखा हुआ है कार फॉर सेल यासिर भाई 0300 50 55 52 3 व्हाट्सएप है। तो इसका मतलब कि सर ये यासिर भाई क्या करते हुए जा रहे हैं, इनवाइट करते हुए जा रहे हैं, बोला आ जाओ, कॉल करो हमें, हम क्या करेंगे, ऑफर देंगे, वो क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस क्या, रिजेक्शन देंगे। तो इसका मतलब सर इनविटेशन टू ऑफर समझ आ रहा है। इसी तरह सर लिखा होता है बैंगलो फॉर रेंट। ये बैंगलो फॉर रेंट क्या है,
जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप इसको रेंट पे खरीदना चाहते हैं तो आए हमें ऑफर करें। यस और नो? लिख लें, रेंट और सेल, ठीक है। कार फॉर सेल, अपार्टमेंट फॉर सेल, अपार्टमेंट फॉर रेंट, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? आपके इनविटेशन टू एन ऑफर किए हैं। यार प्लीज कोशिश करें कि सवाल क्लास के लास्ट में पूछें। जब तक टॉपिक खत्म ना हो ना, आपके सवाल जितने भी आपके पास आ रहे हैं आप वो तमाम सवाल अपने पास लिख लें। इससे होगा ये कि आपके जितने भी सवालात होंगे ना उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में सवाल पूछेंगे ना तो आप खुद अजीब होते जाएंगे, उलझते जाएंगे, तो उलझे ना। आपने कभी फर्नीचर के कैटलॉग्स देखे या बुटीक के कैटलॉग्स होते हैं, ज्वेलरी के कैटलॉग्स होते हैं, या फिर ड्रेसेस के कैटलॉग्स होते हैं? सर ये कैटलॉग्स क्या है? ऑफर है, इनविटेशन टू एन ऑफर है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। यानी कैटलॉग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। कि सर जो कैटलॉग बना हुआ होता है वो कैटलॉग एक्चुअली आपके लिए क्या होता है? वो आपके लिए इनविटेशन होता है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि हम इस तरह की चीजें बेचते हैं या हम इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो आप अब क्या करेंगे? आप आकर हमें ऑफर करेंगे, ठीक है। लिख लें अपने पास, कैटलॉग is an another example of invitation to an offer। अब अगर invitation to an offer आ जाए ना, चबा जाना, इसको मार देना, मतलब हिल ही नहीं, ठीक है। लिख लें अपने पास invitation to an offer क्या है। कैटलॉग की एग्जांपल लिख लें। ओके सर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है ना, कि हमारे पास ये आइटम्स अवेलेबल हैं। यस और नो? बहुत सारे आप रेस्टोरेंट्स में गए होंगे, वहां पर ये लिखा होता है कि यार हमारे पास टी अवेलेबल है, हमारे पास कॉफी अवेलेबल है, हमारे पास ड्रिंक्स अवेलेबल है, हमारे पास ऑमलेट्स अवेलेबल है, हमारे पास ये अवेलेबल है। अवेलेबल क्या क्या है हमारे पास? सर ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या है ये? इनविटेशन टू ऑफर है। आप आकर हमें बताएंगे कि आप हमें इतनी इतनी चाय भेज दें, और हम क्या करेंगे? ऑनर, रेस्टोरेंट ऑनर या वेटर्स क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या आपको मना कर देंगे, ठीक है। लेकिन सर अक्सर व बेशतर आपने ये भी देखा होगा कि सर अगर रेस्टोरेंट के मेन्यू में कुछ चीजें प्रॉपरली लिखी हुई हैं, प्रोडक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, सामने उनकी प्राइस भी लिखी हुई है, जब प्राइस मेंशन होगी तो वो ऑफर होगी, तो वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। समझे? फर्ज करें यहां पे लिखा हुआ है टी 120 रुपए की, कॉफी 220 रुपए की। अब सर ये जब चीजें लिखी हुई हैं तो अब मैं क्या करूंगा? 2 कॉफी ला दो। वैसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली क्या बताने की जरूरत है? डायरेक्टली बताना क्या है हमें कि भैया ये चीज इतनी इतनी ला दें। तो सर ये क्या है? ये एक्चुअली अब ऑफर है। यस और नो? बातें समझ आ रही हैं? लिख लें अपने पास, शाबाश लिख लें। ये तमाम बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। मैंने ये कहा
कि जब भी कभी सर उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर रेट्स लिखे हुए होंगे तो फिर आप जाकर ये नहीं पूछेंगे कि यार ये प्रोडक्ट कितने का है, हम ऑफर नहीं कर रहे होंगे, हम डायरेक्टली आपको जाके क्या कर रहे होंगे, एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे कि यार 2 चाय दे दें, 4 कॉफ़ी दे दें, 5 ड्रिंक्स दे दें। इसका मतलब क्यों सर? क्योंकि हमें ऑलरेडी प्राइजेस के बारे में पता है। किसकी तरफ से पता? आपकी तरफ से पता है। तो आपने हमें ये ऑफर दी हुई है और हम उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे होंगे, अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे आपको। ठीक हो गया? बातें समझ आती हैं यहां तक? यस और नो? सर क्या ऑफर से एग्रीमेंट बनता है या नहीं बनता? एग्रीमेंट प्रॉमिस की जो सबसे पहली बुनियाद है वो क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यस और नो? ऑफर होगी और एक्सेप्टेंस होगी तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। ऑफर होगी और एक्सेप्टेंस होगी तो क्या होगा? प्रॉमिस। सर लेकिन अगर इनविटेशन टू ऑफर होगा तो वो तो ऑफर भी नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर एक्चुअली सर आपका प्रॉमिस नहीं बनाता। प्रॉमिस बनाने के लिए ऑफर होनी जरूरी है। प्रॉमिस होने के लिए ऑफर होना जरूरी है। अगर ऑफर नहीं है और इनविटेशन टू ऑफर है तो सर इनविटेशन टू ऑफर का कोई लीगल वो नहीं है। मतलब कोई भी बंदा आके क्लेम नहीं कर सकता कि हमने इनवाइट किया था, आप आए क्यों नहीं। जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो आपको क्या फोर्स कर रहा है? क्यों नहीं खरीदा? हमने बोला भी था ना खरीदो, स्टिंग पियोगे, ऐसे नाचोगे, घूमोगे, हैं? वो आपको ये तो नहीं बोल सकता खरीदा क्यों नहीं, बोल तो नहीं सकता ना ऐसे। इसका मतलब कि सर ऑफर की एक लीगैलिटी है। इनविटेशन टू ऑफर में सामने वाला बंदा आपको कंपेल नहीं कर सकता, आपको मजबूर नहीं कर सकता कि यार क्यों आपने ऑफर नहीं की, क्यों नहीं खरीदा ये प्रोडक्ट। गॉट माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? डन हो गया। क्या बता दूं अगेन? अच्छा जी, डू वन थिंग, हम जरा इनविटेशन टू ऑफर को रीड कर लेते हैं। अगर आपने सारी बातें लिख ली अपने पास, अगर आपने तमाम बातें अपने पास लिख ली हैं तो ये बात याद रख लें कि सर इनविटेशन टू ऑफर जो है ना वो एक्चुअली एक किस्म की नीयत है, वो एक किस्म का इरादा है, वो एक किस्म की इंटेंशन है। सर वो इंटेंशन कि मैं ऑफर करना चाह रहा हूं या मैं इनविटेशन देना चाह रहा हूं। आप इसको सिर्फ लॉ जहां पे हार जाता है ना तो वहां पे लॉ ने बड़ी क्लियर कट बात कर दी कि ये एक इंटेंशन है। अब इंटेंशन कोई किसी की पहचान ही नहीं सकता। यस और नो? भैया नियत कैसे पहचानेंगे कि ये इनवाइट करने के लिए है या ये ऑफर देने के लिए है? तो लॉ ने और क्लियर कर दिया, ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग में ज्यादा सवाल ही ना आए। बोला जितने सवाल थे वो तुम्हारे टीचर ने बता दिए होंगे, इसके अलावा तुम जो भी कर रहे हो ना वो तुम अपनी होशियारियां कर रहे हो। अब आओ जरा तुम्हें लॉ पढ़ाएं। अंग्रेज क्या बोल रहा है? ओके, ये पता है कहां लिखा है? पेज नंबर 3 पे। आपके जो पुराने वाले जो नोट्स है ना उसमें पेज नंबर 3 पे लिखा है। पेज नंबर 1 पे ऑफर के कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, पेज नंबर 2 पे लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर लिखा है, पेज नंबर 3 के ऊपर आपको टाइटल के नीचे इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर लिखा हुआ मिल रहा है। इनविटेशन टू ऑफर को इनविटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं, लिख लें अपने पास। इनविटेशन टू ऑफर को इनविटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं। ऑनलाइन वाले हजरात आप नोट्स देख लें, रीड करने स्टार्ट करें। यस और नो? चलो एक्सीलेंट। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू एन ऑफर। यह बात हमें पता है कि सर ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से क्या है? मुख्तलिफ है, बिल्कुल।
The intention in invitation offer is to circulate information of his readiness to do the transaction. फिर से रीड कर रहा हूं, हमारी इंटेंशन या हमारा इरादा क्या है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं ऑफर करने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, रेडी है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। आप आओ और आप हमें उसके अगेंस्ट में क्या करो, ऑफर करना स्टार्ट कर दो। यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप हमें क्या करना स्टार्ट कर दो, हमें ऑफर देना आप स्टार्ट कर दो। हमारी तरफ से ही क्या है, इन्विटेशन है। सच इंटेंशंस आर नॉट ऑफर एंड डू नॉट tantamount equal to promise on acceptance. Tantamount means equal to promise और acceptance. इसका मतलब कि सर ये इंटेंशन आपकी ऑफर नहीं है, ये इंटेंशन, ये इरादा आपका क्या है, सिर्फ इन्विटेशन टू एन ऑफर है। आगे, इन अदर वर्ड्स एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर मींस एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन। देख रहे हो बार बार ये एक ही वर्ड यूज कर रहा है, ऊपर भी इंटेंशन, ऊपर भी इंटेंशन, नीचे भी इंटेंशन। बोला सामने वाले बंदे की नीयत पे पता लग रहा है कि वो इनवाइट करना चाह रहे हैं या वो ऑफर करना चाह रहा है। जितनी इनवाइट वाली चीजें थी मैंने सारी चीजें समअप करके आपके सामने पेश कर दी हैं, जितनी मैं कर सकता था आपके कोर्स के हवाले से, वो सब मैंने करके आपको दे दिए। An invitation of an offer means an intention of a person to invite others with a view to enter into a contract. क्या हम आपको इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाओ। आप ऑफर करोगे, हम एक्सेप्टेंस देंगे, फिर हमारे बीच में प्रॉमिस होगा, फिर प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी हंसी खुशी गुजरती जाए। कौन चाह रहा है ये? इनवाइट करने वाला। इनवाइट करने वाला क्या चाह रहा है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने आ जाओ, ऑफर करो और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। यस और नो? बात समझ आ गई? अब इसके बाद एग्जांपल्स लिखी हुई है कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट ऑफर। सही कह रहा है? क्या एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर है? नो, बट एन invitation to treat. So the person advertising is not compelled to sell. Compelled means मजबूर करना, बाउंड करना। सर हम आपको मजबूर नहीं कर रहे उस चीज को खरीदने के लिए। यस और नो? हम आपको फोर्सफुली नहीं कह रहे कि आप खरीदो, हम सिर्फ और सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो आप क्या कर लेना, आप उस चीज को खरीद लेना। ठीक है सर? अक्सर बेशतर हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं या आप मार्ट में गए ना किसी, आपने अब मार्ट में आपके पास एक बास्केट होती है, आप बास्केट घुमाते जाते हैं और चीजें रखते जाते हैं। फर्ज करें कि अभी वो पैसे आपने नहीं देने, आपकी फैमिली ने, अम्मा ने, अब्बा ने पैसे देने, तो आप जितनी भी चीजें उठाकर अपनी बास्केट में डाल लेते हैं, तो सर क्या ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई है? नहीं ना। वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली डिस्प्ले था, और उस डिस्प्ले में से आपने वहां पर जाकर ऑफर किया, यानी आपने वो चीज उठा ली, चीज उठाई, और वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस कब होगी? जब आपके नाम पर वो बिल फट जाएगा, अब एक्सेप्टेंस हुई है। उससे पहले आपके पास टाइम है कि आपने अगर सारी चीजें उठाई है ना, सारी रख दो, पूरी बास्केट ही वहां पे छोड़ दो, घूमो 2-4 घंटे, शो करो आप करोड़पति हो, खरबोपति हो, सारी महंगी महंगी आइटमें उठाओ, इसका बास्केट छोड़ के आ जाओ। इसका मतलब कोई आपको रोकने वाला है क्या? नहीं सर। एक्सेप्टेंस कब होगी? जब वो पेमेंट का बिल आपके नाम पर फटेगा तब। उससे पहले एक्सेप्टेंस हुई नहीं आपके नाम पे। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? एक एग्जांपल आई थी तो आपको बता दिया। क्या आप अगर किसी मार्ट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और जो आप बास्केट फुल करते हैं, तो सर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस आप नहीं देते, एक्सेप्टेंस वो कैशियर देता है जो उसके अगेंस्ट में आपसे पेमेंट कलेक्ट कर लेता है। ठीक हो गया? डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन अ शॉप window is an invitation to read. An auction sale is also an invitation to read. Menu of a restaurant is also
अपार्टमेंट फॉर सेल इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ट्रेड। चाहिए, बातें समझ आ गई। इसके बाद सर ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है। आपका एग्जामिनर क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है। अगर आपसे पूछा जाए क्या वाकई में ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है, 2 मार्क्स का डिफरेंस बता दो, तो आप बता सकेंगे या नहीं? क्यों? हाँ बस 5 मिनट में। ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है या नहीं है? बिल्कुल है ना यार। अब जरा देखते हैं, when one person signifies his willingness to do or abstains from doing anything, सर ये सारी बातें कौन सी कर रहा है? ऑफर की डेफिनेशन की। An invitation to offer is not an offer but an indication of a person's willingness to negotiate a contract। यहां पर सर हम क्या कर रहे होते हैं, हम आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, हम आपको बता रहे होते हैं हमारी विलिंगनेस की ये सारी चीजें हम क्या करना चाहते हैं, हमारी बेचना चाहते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं एक्चुअली। On the other hand, sir, offer is made with an objective to get accepted. Invitation of offer is made to get an offer. सर यहाँ पे हमारा मकसद क्या है कि हम आपसे ऑफर लें, और वहां पे हमारा मकसद क्या है कि हम आपकी एक्सेप्टेंस लें। नहीं समझे? इन्विटेशन टू ऑफर में हम एक स्टेप और पीछे चले गए, ऑफर से भी एक स्टेप पीछे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफर गिव्स राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है सर? लीगल इफेक्ट्स यहां पे हो सकते हैं। अगर आपने ऑफर किया और सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, आप फंस जाएंगे। लेकिन सर इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सर लीगल सामने वाला बंदा कोई कॉन्सिक्वेंस कर ही नहीं सकता। एग्जांपल ऑफ जर्मनी एंड पाकिस्तान। जर्मनी में ऑक्शन हुई थी, हम वहां पे पहुंच गए, सर वो कुछ कर थोड़ी सकता है। मतलब हम उन पे केस कर लें तो हम सर वो सारी चीजें रिकवर नहीं कर सकते। यस और नो? डन। इसके बाद ऑफर इज एसेंशियल टू मेक एन ऑफर। ऑफर किस लिए एसेंशियल है? सॉरी, ऑफर इज एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब आप अभी प्रॉमिस समझ लें, क्योंकि आपको एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर ऑफर किस चीज के लिए एसेंशियल है? ताकि हम क्या बना सकेंगे? प्रॉमिस बना सकेंगे। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एसेंशियल टू मेक एन प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि अभी आपको एग्रीमेंट के वर्ड से आप फेमिलियर नहीं है। फिर if offer is accepted, if offer is accepted, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। if party person responds to an invitation, अगर मैं आपके इन्विटेशन का रिस्पॉन्स करता हूं तो ये क्या होगा? क्या मसला है? नहीं है ना कोई मसला? बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया आपने इन्विटेशन टू ऑफर का। जल्दी से एक नजर देख लें अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो। मैंने आपको दोनों बातें बता दी ना कि अगर प्राइजेस मेंशन्ड हैं तो वो ऑफर है, और अगर प्राइजेस मेंशन्ड नहीं है तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। दोनों तरफ देख लें उसको। किसी का कोई सवाल है जल्दी से देख लें, और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है कोई सवाल? पक्की बात है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। डन हो गया? कोई सवाल नहीं? से अल्हम्दुलिल्लाह। से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलेंगे, और टाइम आपको पता है 1:45 पे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज।